वेलकम टू द डिबेट। अगर हम 1932 के उस साल को याद करें। यरवदा जेल वाला वो समय। बिल्कुल, यरवदा जेल, जहां भारत के सबसे बड़े नेता आमरण अनशन पर बैठे थे। और दिलचस्प बात यह है कि वो किसी ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ नहीं था। हाँ, वो अनशन शोषित वर्ग यानी दलितों को मिलने वाले एक नए राजनीतिक अधिकार के खिलाफ था। सही कहा आपने। मतलब एक तरफ महात्मा गांधी थे, उनका मानना था कि ये नया अधिकार हिंदू समाज को हमेशा के लिए एक तरह से तोड़ देगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि उस समाज को तो टूटना ही चाहिए, है ना? जिसकी नींव में ही अन्याय और छुआछूत का जहर भरा हो। और यही वो ऐतिहासिक टकराव है जो हमारी आज की चर्चा का विषय है। हमारी ये बहस उस स्रोत सामग्री पर आधारित है जो गांधी और अंबेडकर के इन्हीं वैचारिक संघर्षों की गहराई से पड़ताल करती है। इसमें न केवल उनके राजनीतिक विचारों का विश्लेषण है, बल्कि नई तालीम जैसे शिक्षा मॉडल और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर भी बात की गई है। बिल्कुल। हम अक्सर इसी बात पर उलझ जाते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज आखिर कैसे बनाया जाए। हाँ, और मैं इस चर्चा में उस पक्ष को रख रहा हूं जो मानता है कि गांधी जी का जो मार्ग था, नैतिक सुधार, अहिंसा और जमीनी सशक्तिकरण का, वो समाज को बिना हिंसक रूप से विखंडित किए भीतर से बदलने का सबसे समग्र तरीका था। और मैं इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का मार्ग कहीं अधिक यथार्थवादी था, मतलब जिसमें जाति व्यवस्था का पूर्ण विनाश और कड़े कानूनी अधिकारों की स्थापना शामिल है। इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि आप केवल नैतिक उपदेशों के भरोसे सदियों पुराने संस्थागत उत्पीड़न को खत्म नहीं कर सकते। तो चलिए यरवदा जेल वाले उसी प्रसंग से बात शुरू करते हैं जिसे हम 1932 के पूना पैक्ट के रूप में जानते हैं। आपने कहा कि गांधी जी का दृष्टिकोण यथार्थवादी नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन देखिए, मैं इसे समाज को जोड़ने की एक बहुत गहरी कोशिश मानता हूं। गांधी जी ने छुआछूत का आजीवन विरोध किया, पर वो मानते थे कि समस्या परंपरा में नहीं है, बल्कि उसमें आ गई विकृतियों में है। लेकिन वो परंपरा ही तो। एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उनका तरीका एक पुराने विशाल पेड़ की उन बीमार और सूखी शाखाओं को छांटने जैसा था। मतलब छुआछूत को हटा दो ताकि पेड़ की जड़ें और तना सुरक्षित रहें, समाज की एकता बनी रहे। जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की घोषणा की, तो गांधी जी का अनशन इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि ये दलितों को मुख्य धारा से हमेशा के लिए अलग कर देगा। मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगी, वो जो पेड़ का रूपक आपने दिया ना, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम इस हकीकत को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि उस पेड़ की जड़ें ही जहरीली थीं? जहरीली जड़ें? हाँ, अंबेडकर का तर्क यही था। आप बीमार शाखाओं को छांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब जहर सीधे जड़ों से आ रहा हो, यानी उन धर्म ग्रंथों से जो जन्म के आधार पर असमानता को सही ठहराते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। इसीलिए अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाई थी। और जहां तक पृथक निर्वाचिका की बात है, श्रोताओं की स्पष्टता के लिए बता दूं कि इसका सीधा मतलब था कि दलित प्रतिनिधि को केवल दलित मतदाता ही चुनेंगे। अंबेडकर ये इसलिए चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर दलित नेता को सवर्ण बहुसंख्यक मतदाताओं के वोट की जरूरत पड़ी तो वो कभी भी खुलकर अपने समाज के हक की बात नहीं कर पाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या पृथक निर्वाचिका से एक तरह का स्थायी सामाजिक विभाजन नहीं हो जाता? गांधी जी का सबसे बड़ा डर यही था। विभाजन तो पहले से ही था ना। पर वो इसे और पक्का कर देता। अगर हर समुदाय अपने ही लोगों को चुनेगा तो वे एक दूसरे से संवाद करना बंद कर देंगे। अंततः पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। सीटें दलितों के लिए आरक्षित थी, लेकिन वोट हर कोई दे सकता था। क्या ये एक बेहतर मध्य मार्ग नहीं था, जिसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दिया और समाज को भी टूटने से बचाया? देखिए, ये जो मध्य मार्ग था ना, ये सवर्णों के लिए था, दलितों के लिए नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंबेडकर जीवन भर इस बात से दुखी रहे कि इस आरक्षित सीटों के मॉडल ने दलित प्रतिनिधियों को बहुसंख्यक सवर्णों का मोहताज बना दिया। एक दलित नेता को चुनाव जीतने के लिए उन लोगों को खुश रखना पड़ता था जो वास्तव में उसका शोषण करते थे। अच्छा। हाँ, ये राजनीतिक शक्ति का हनन था। अंबेडकर का स्पष्ट कहना था कि शोषित वर्गों को सवर्णों की सद्भावना या उनके तथाकथित हृदय परिवर्तन पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता। आपको उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक ताकत देनी ही होगी।
मैं ये स्वीकार करता हूं कि सत्ता में स्वतंत्र हिस्सेदारी एक वैध चिंता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ केवल राजनैतिक सत्ता के चश्मे से सामाजिक बदलाव को देख रहे हैं। तो और किस चश्मे से देखें? सत्ता ही तो। मेरा मतलब है कि गांधी जी का मानना था कि जब तक समाज के बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं होगा, यानी शिक्षा और अर्थव्यवस्था, तब तक राजनैतिक सत्ता भी बेमानी है। स्रोत सामग्री में 1937 के वर्धा सम्मेलन से निकली नई तालीम का जिक्र है। हाँ, नई तालीम। हमें इस अवधारणा को गहराई से समझना होगा। इसका उद्देश्य केवल बच्चों को साक्षर बनाना नहीं था। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को केवल क्लर्क बनाना सिखाया था, जो शारीरिक श्रम को हीन नजरिए से देखते थे। गांधी जी ने शिक्षा को मातृभाषा और हस्तशिल्प से जोड़ा, जैसे सूत काटना, खेती करना या बढ़ईगिरी। अब इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जब स्कूल में हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपने हाथों से काम करता है, तो शारीरिक श्रम और बौद्धिक कार्य के बीच का जो जातिवादी भेद है वो टूट जाता है। क्या ये समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक व्यवहारिक तरीका नहीं था? ये सिद्धांत रूप में बहुत बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। और यही कारण है कि अंबेडकर नई तालीम के इस हस्तशिल्प मॉडल के सख्त खिलाफ थे। खिलाफ क्यों थे? ये तो श्रम का सम्मान था। आप इसे श्रम की गरिमा कह रहे हैं, लेकिन अंबेडकर ने देखा कि भारतीय समाज में हस्तशिल्प और शारीरिक श्रम पहले से ही एक तरह से जाति से जुड़े हुए हैं। ये एक दिलचस्प बिंदु है। देखिए, अगर एक दलित बच्चा गांव के स्कूल में वही सूत काटना या चमड़े का काम सीखेगा, तो वो उसी पुरानी जातिवादी और आर्थिक व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसा रह जाएगा, जिससे वो बाहर निकलना चाहता है। लेकिन गांधी जी का उद्देश्य किसी को उसकी जाति के काम में बांधना नहीं था। वो हर काम को समान सम्मान दिलाना चाहते थे। सम्मान की भावना से पेट नहीं भरता है और न ही सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है। अंबेडकर का तर्क था कि सदियों से हाशिए पर धकेले गए लोगों को आधुनिक उदारवादी शिक्षा की आवश्यकता है। मतलब लिबरल एजुकेशन। बिल्कुल। उन्हें कानून, विज्ञान, अर्थशास्त्र और आधुनिक राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहिए। जब तक वे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके अदालतों और नीति निर्माण की मेजों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण कैसे होगा? गांवों के शिल्प तो उन्हें आधुनिक दुनिया की प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे छोड़ देते। आधुनिक दुनिया की जिस प्रतिस्पर्धा की आप बात कर रही हैं, गांधी जी उसी पश्चिमी आधुनिकता और अंधाधुंध औद्योगिकरण के खतरों को पहचान रहे थे। लेकिन खैर, चलिए सशक्तिकरण की बात को एक और मोर्चे पर ले जाते हैं, महिलाओं की भागीदारी। हाँ, ये स्रोत सामग्री का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि गांधी जी ने किस तरह महिलाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में ला खड़ा किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये कैसे किया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके तरीके पितृसत्ता को चुनौती देने के बजाय उसके साथ समझौता कर रहे थे। मैं इसे समझौता नहीं कहूंगा, मैं इसे एक शानदार रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत कहूंगा। आप देखिए, उस समय का समाज बेहद रूढ़िवादी था। महिलाओं का घर से निकलना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में गांधी जी ने नमक और खादी जैसे रोजमर्रा के घरेलू प्रतीकों का उपयोग किया। नमक और चरखा रसोई और आंगन के प्रतीक थे। जब गांधी जी ने इन्हें क्रांति का साधन बनाया, तो रूढ़िवादी परिवारों के पुरुषों के लिए महिलाओं को रोकना असंभव हो गया। वो यह कहकर बाहर आईं कि वो कोई राजनीति नहीं कर रही हैं, वे तो बस अपना पारंपरिक कर्तव्य निभा रही हैं। पर क्या वो सिर्फ? और देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते ये भागीदारी इतनी मजबूत हो गई कि जब सभी बड़े नेता जेल में थे, तब अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता ने तो खुफिया रेडियो स्टेशन तक चलाया। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि गांधीवादी तरीकों ने महिलाओं को अपार राजनीतिक शक्ति प्रदान की? मैं मानती हूं कि महिलाओं को सड़कों पर लाना एक बड़ी रणनीतिक सफलता थी, और उषा मेहता या अरुणा आसफ अली का योगदान अद्वितीय है। लेकिन हम अपवादों को नियम नहीं मान सकते। अपवाद? ये तो एक बड़ा जन आंदोलन था। आंदोलन था, लेकिन आप कह रहे हैं कि महिलाओं ने घर के प्रतीकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, पर इसका नतीजा क्या हुआ? महिलाओं को अक्सर त्याग, सेवा और सीता या सावित्री जैसी पवित्रता की पारंपरिक आदर्श मूर्त के रूप में ही महिमा मंडित किया गया। आंदोलन के दौरान उन्होंने गोलियां खाईं, लाठियां सहीं, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो क्या समाज ने उन्हें समानता के अधिकार दिए? नहीं, उन्हें वापस उसी रसोई में भेज दिया गया।
ऐसा कहना तो उस पूरी पीढ़ी की महिलाओं के संघर्ष को कमतर आंकना होगा। संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी उसी नींव का परिणाम थी। मैं उनके संघर्ष को कम नहीं आंक रही हूँ, मैं उस ढांचे की आलोचना कर रही हूँ। जरा याद कीजिए, आज़ादी के तुरंत बाद जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। हाँ, हिंदू कोड बिल, ये एक बड़ा विवाद था। बिल्कुल, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना, विवाह और तलाक के समान कानून बनाना था। तो उसका कितना भयंकर विरोध हुआ, और ये विरोध बाहर से नहीं बल्कि उसी समाज और उन नेताओं की तरफ से हुआ जो गांधीवादी आंदोलनों की ही उपज थे। ये बात तो है। इससे ये साबित होता है कि हृदय परिवर्तन एक भ्रम है। महिलाओं को सिर्फ आंदोलनों में प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल करना काफी नहीं है। आपको उन्हें समानता के कानूनी और ढांचागत अधिकार देने पड़ते हैं, जो अंबेडकर कर रहे थे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कानूनी अधिकार आवश्यक हैं, लेकिन कानून अपने आप में खाली पन्ना है अगर उसे लागू करने वाले लोगों की नैतिकता कमजोर हो। और यही बात मुझे हमारे तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण विवाद के बिंदु पर लाती है। आधुनिक राष्ट्र का स्वरूप। बिल्कुल, आधुनिक राष्ट्र का स्वरूप क्या होना चाहिए? गांधी जी ग्राम स्वराज के प्रबल पक्षधर थे। वो एक विकेंद्रीकृत लोकतंत्र चाहते थे, जहां गांव आत्मनिर्भर हों और अपने निर्णय स्वयं लें। उनका मानना था कि सत्ता जब दिल्ली या लंदन जैसे चंद शक्ति केंद्रों में केंद्रित होती है, तो वो अनिवार्य रूप से भ्रष्ट होती है और राज्य की हिंसा को जन्म देती है। लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि भारत के गांव इतने परिपक्व थे कि वे स्वराज चला सकें? बिल्कुल, और ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी। स्रोत सामग्री भी दर्शाती है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हुआ, वो इस ग्राम स्वराज की ताकत का जीवंत उदाहरण है। आप समानांतर सरकारों की बात कर रहे हैं। हाँ, जब अंग्रेजों के तूंगे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया तो जनता ने खुद कमान संभाली। बंगाल के मिदनापुर में तामलुक राष्ट्रीय सरकार बनी। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकारें स्थापित हुईं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था बनाई, अपनी पुलिस खड़ी की, समाज का प्रशासन खुद चलाया। ये इस बात का प्रमाण है कि आम भारतीय अपनी नैतिकता और स्थानीय शक्ति के आधार पर एक स्वशासित लोकतंत्र चला सकते हैं। क्या ये नहीं दर्शाता कि दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर नेताओं से ज्यादा गांव के लोग खुद जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है? मुझे लगता है कि हम यहाँ भारतीय गांवों का कुछ ज्यादा ही रोमांटिकरण कर रहे हैं। मतलब सतारा या तामलुक के उदाहरण प्रेरणादायक हो सकते हैं, लेकिन वे पूरे भारत की वास्तविकता नहीं थे। पर वो एक मॉडल तो थे ना? मॉडल थे, लेकिन अंबेडकर का भारतीय गांव के बारे में जो नजरिया था वो बहुत कठोर था और बहुत यथार्थवादी भी था। उन्होंने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय गांव कुछ और नहीं बल्कि अज्ञानता, संकीर्णता और जातिवाद के गढ़ हैं। ये बहुत ही निराशाजनक दृष्टिकोण है। ये निराशाजनक नहीं है, ये एक समाजशास्त्रीय सच्चाई है। जरा सोचिए, एक विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज में सत्ता किसके हाथ में जाती है? गांव के पंचायत में कौन बैठता है? जो चुने जाते हैं। नहीं, वही जो जातिगत और आर्थिक रूप से सबसे मजबूत हैं। अगर हम सत्ता को पूरी तरह गांव के स्तर पर छोड़ देते तो वहां के शोषित वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता? स्थानीय दबंगों के खिलाफ वे कहां अपील करते? इसीलिए अंबेडकर व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार और उदारवादी लोकतंत्र को अनिवार्य मानते थे। संविधान व्यक्ति को इकाई मानता है, गांव को नहीं। उत्केंद्रीकृत राज्य भी तो अधिनायकवादी, मेरा मतलब है अथॉरिटेरियन हो सकता है। जन आंदोलनों की ताकत ही वो अंकुश है जो राज्य को निरंकुश होने से रोकती है। लेकिन क्या जन आंदोलन हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं? आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ही उदाहरण ले लीजिए। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट रूप से दर्ज करती है कि इस आंदोलन को पूरे देश का सर्वसम्मति से समर्थन नहीं मिला था। हाँ, कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। बिल्कुल। हिंदू महासभा, जिसके नेता वीडी सावरकर थे, उन्होंने आधिकारिक रूप से इस आंदोलन का बहिष्कार किया और अपने सदस्यों को ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने को कहा। दूसरी ओर मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अलग-अलग कारणों से इसका विरोध किया। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल भावनात्मक जन आंदोलन या नैतिक अपीलें एक इतने विविधतापूर्ण देश को एक साथ नहीं बांध सकती। एक आधुनिक राष्ट्र को बांधे रखने के लिए एक तार्किक, समावेशी और कड़े संवैधानिक ढांचे की आवश्यकता होती है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार दे सके।
देखिए, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एक संवैधानिक ढांचा जरूरी है, लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि कोई भी संविधान, चाहे वो कितना भी तार्किक या खूबसूरत क्यों ना हो, तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उस पर अमल करने वाले नागरिकों का नैतिक चरित्र मजबूत ना हो। एक जीवंत राष्ट्र का निर्माण केवल अदालतों या कानूनों से नहीं होता, ये सर्वोदय की भावना से होता है, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण। नई तालीम हो, महिलाओं का सत्याग्रह हो या ग्राम स्वराज्य की कल्पना, ये सभी लोगों के भीतर उसी नैतिकता को जगाने के प्रयास थे। स्वराज्य का अर्थ केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि स्वयं अपनी कमजोरियों पर शासन करना था। यही है कि बिना मजबूत संवैधानिक संस्थाओं और राज्य के स्पष्ट हस्तक्षेप के आप केवल नैतिकता के भरोसे नहीं रह सकते। जब तक आप भेदभावपूर्ण संरचनाओं, विशेषकर जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म नहीं करते, तब तक नैतिक समानता की बात करना सिर्फ एक सपना ही है। सामाजिक न्याय किसी भी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार का मोहताज नहीं होना चाहिए। इसे एक अटल अधिकार के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। खैर, हमारी चर्चा में इतनी गहरी वैचारिक असहमति रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्रोत सामग्री के आधार पर हम ये तो कह ही सकते हैं कि गांधी और अंबेडकर दोनों के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर होने के बावजूद उनका अंतिम लक्ष्य एक ही था, शोषितों का उत्थान और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण। इसमें कोई संदेश नहीं है। दोनों ही इस बात पर एकमत थे कि भारत को सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि सामाजिक आज़ादी भी चाहिए। दोनों ने पश्चिमी भौतिकवाद की कड़ी आलोचना की। हाँ, गांधी जी ने अंधाधुंध औद्योगिकरण पर सवाल उठाए और अंबेडकर ने भी ये देखा कि सिर्फ पश्चिमी पूंजीवाद से भारत की गहरी सामाजिक असमानताएं दूर नहीं होंगी। दोनों ने ये भी माना कि समाज को बदलने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, भले ही उनके शिक्षा के मॉडल एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे हों। बिल्कुल सही। और ये चर्चा वास्तव में बहुत ही सार्थक रही है। आधुनिक भारतीय लोकतंत्र आज जो कुछ भी है, वो इन दोनों महान विचारकों के नैतिक और संवैधानिक संघर्षों के बीच का एक जटिल संतुलन ही है। हाँ, हमारी व्यवस्था में आज भी दोनों की झलक मिलती है। ये हम श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वे इस पर विचार करें कि हम आज किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम अभी भी ये तय कर रहे हैं कि हमें उस पुरानी ऐतिहासिक इमारत की दरारों की मरम्मत करनी है या फिर उसकी नींव को पूरी तरह से बदलना है? बिल्कुल। स्रोत सामग्री में मौजूद ये गहन वैचारिक द्वंद्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले था। मैं श्रोताओं को यही सुझाव दूंगी कि वे इन दोनों विचारकों को किसी एक खांचे में बांटने के बजाय उनके बीच के इस तनाव को समझें। इसी बौद्धिक टकराहट में हमारे आज के कई सवालों के जवाब छिपे हैं। एकदम सही कहा आपने, और यही द डिबेट का उद्देश्य है। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और एक दूसरे के नजरिए को समझते रहिए। मिलेंगे अगली बार।